जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों एएलपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आप सभी का मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और एनसीईआरटी देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन किए थे, तो उसमें से दोस्तों एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठा के लगभग क्वेश्चन दे दिया गया था, हमने देखा। अब अब हम दोस्तों एनसीईआरटी 10th क्लास का जो भी 2-4 टॉपिक बचा हुआ है, लगभग 5 से 6 क्लास, तो इसको दोस्तों 2-3 क्लास में हम क्या करेंगे, डबल डबल क्लास लेकर के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जिसमें टेक्नीशियन के लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले जितने भी आरपीएफ हो गया, एनटीएफ, एनटीपीसी हो गया, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, ग्रुप डी का सीरीज या तो दोस्तों एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जीके का टेस्ट सीरीज लेके चलेंगे, या तो दोस्तों हम एएलपी सेकंड स्टेज का सीरीज लेके चलेंगे। ये दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, उस हिसाब से हम सीरीज को लेके चलेंगे। और और दोस्तों हम लोग उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने साइंस का रिवीजन किया था, उसी प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से फिर से यहाँ पे साइंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास क्या टॉपिक कौन सा है दोस्तों, हमारे जो 10th क्लास का एनसीईआरटी है उसमें जो चौथा चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पृथ्वी की परपट्टी में कितने प्रतिशत कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है? कितने प्रतिशत कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कार्बन की भूपर पट्टी की बात करें या परपट्टी में, तो कार्बन की जो प्रतिशत होता है दोस्तों, वो बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है। और वो भी कितना होता है? 0.02% के आसपास होता है, के आसपास होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम पृथ्वी में बात करें तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितना मात्रा में कैसे पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या, पृथ्वी में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। तो ये हमारा दोस्तों भूमि की सतह पर पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो देखिए। अगर पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, यानी कि अधातु में या गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? तो सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे अधातु की बात करें तब भी ऑक्सीजन। या तो बोले कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व या एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट की बात करें तब भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर उप धातु की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटालाइट। जिसे क्या कहते हैं? मेटालाइट। तो उप धातु की बात करें तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी पे या सतह पे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? उप धातु में सिलिकॉन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम धातु की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर दोस्तों पृथ्वी के सतह की बात करें तो ये इन चारों को मिला करके लगभग पृथ्वी की सतह पर 88.1% के आसपास द्रव्यमान को, यानी कि द्रव्यमान है। धातुओं या तत्वों का 88.1% का क्या है? द्रव्यमान टोटल पाया जाता है। तो जिसमें से दोस्तों कार्बन हमारा क्या है, इन जो बाकी बचा उसमें से है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो देखिए दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक, या तो 1 से लेकर के 30 तक सभी तत्वों का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सिंबल और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि कौन से तत्व का कितना है। तो कार्बन की बात करें दोस्तों, तो कार्बन का कितना है? 6 एटॉमिक नंबर है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो कितना है? 6 है। और एटॉमिक मास की बात करें, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो वो कितना है? 12 है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना है? 6 है। कार्बन का ये क्या है? 6 है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कार्बन की संयोजकता क्या है, कार्बन की संयोजकता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो चीज देखेंगे, एक क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होता है संयोजकता। दूसरा क्या होता है, एक क्या होता है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है संयोजकता। संयोजकता या तो इसको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या होता है वैलेंसी, जिसे क्या कहते हैं संयोजकता। तो इन दोनों में दोस्तों क्या अंतर है, तो जिस देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन के बारे में पूछा गया, तो हम कार्बन का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, ये परमाणु संख्या बोलो या एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितने कितने तत्व रखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर पहली कक्षा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन रखने का फॉर्मूला क्या है 2n² है। तो पहली कक्षा में कितना रख सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन बचा, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में क्या करेंगे बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही क्या कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना होगा 4 है तो 4 होगा। अब संयोजकता की बात करें दोस्तों तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को लेन देन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो लेन देन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या तो ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है संयोजकता कहलाता है। तो ये बाह्यतम कक्षा में कितना है 4 है, तो इसे और कितना चाहिए 4 चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जितना दान लेगा या तो दान देगा वही क्या कहलाता है संयोजकता कहलाता है। जैसे कि दोस्तों एक धातु हम सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम का धातु का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो पहली कक्षा में 2 रख दिया, दूसरी कक्षा में 8, तो तीसरी कक्षा में क्या रखेगा 1 रखेगा। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। किसके लिए सोडियम के लिए। अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दान दे देगा, तो ये इसका संयोजकता भी क्या होगा एक ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना होगा, पहली कक्षा में 2 रखेंगे, दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो 8 और 2 10, कितना बच गया 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो उसका क्या करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा या तो दान दे देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ग्रहण कर लेगा किसी से, दान में ले लेगा। तो जो इसको सुविधा होगा वही करेगा। तो इस क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है लेना आसान है, लेना क्या है आसान है। तो ये इसका क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। लेकिन ये ले रहा है तो माइनस में होगा और इसका क्या होगा क्लोरीन का, देखिए दोस्तों क्लोरीन क्या है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ग्रहण कर रहा है तो इसका माइनस में होगा। लेकिन सोडियम क्या कर रहा था दान दे रहा था तो ये +1 होगा। तो ये किसका संयोजकता है कार्बन का हो गया संयोजकता, ये किसका हो गया सोडियम का हो गया, और ये हमारा किसका हो गया दोस्तों तो ये क्लोरीन का हो गया। किसका हो गया क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का हो गया। तो ये संयोजकता भी समझ गया दोस्तों कि संयोजकता क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दोनों ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 है। तो 4 यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके, डैश कोष को प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से देखिए दोस्तों हर एक तत्व क्या चाहता है अपना, या तो ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा या तो डुप्लेट स्टेट को पूरा पूरा करना चाहेगा। डुप्लेट या तो ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब क्या दोस्तों बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा और ये डुप्लेट मतलब बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा। तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का या तो ये ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ट्रांसफर करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये शेयर करेगा,
शेयरिंग करेगा। ट्रांसफर मतलब दोस्तों दान दे देना, और शेयर मतलब एक दूसरे से काम चलाना। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहली कक्षा में 2 हो गया, 72 कक्षा में कितना है? 6 है, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? किसी के साथ शेयर कर लेगा। तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में इधर रहेगा, तो ये बाहर में, तो ये क्या करेगा? अब यहां से ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेगा। यानी कि देखिए ये 6 था और ये 2 इसके अंदर चला गया, 8 हो गया, इसके पास 6 था, 2 इसके पास ले लिया, तो ये क्या कहलाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है वो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफर करेगा या तो शेयर करेगा। तो शेयर क्यों करता है दोस्तों? हर एक कोई अपने 72 कक्षा में क्या करेगा? ऑक्टेट या तो डुप्लेट पूरा करने के लिए ट्रांसफर या तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 72 कक्षा को क्या करेगा? पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रोजन गैस के अणु में उपस्थित बंध की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की 72 कक्षा में कितना है? 2। 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और ऑक्सीजन की 72 कक्षा में कितना है? यानी कि 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसमें देखिए एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो ये इसमें क्या कहलाएगा? ये द्विबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विबंध कहलाएगा। अब यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है? नाइट्रोजन के बारे में बोला गया है। तो नाइट्रोजन को क्या करेंगे दोस्तों? नाइट्रोजन की 72 कक्षा में टोटल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? या तो परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि जितने भी अधातु होंगे, अधातु जितने भी होंगे, उस अधातु जितने भी होंगे और वो गैसियस फॉर्म में होंगे, तो वो एकल में नहीं पाया जाएगा, हमेशा वो क्या करेगा? मोल में, मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, या तो अणु में पाया जाएगा। यानी कि वो अपने से ही जैसे कि देखिए दोस्तों, इसकी 72 कक्षा में, ऑक्सीजन की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 था, लेकिन ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से ही क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर लिया। तो जितने भी अधातु होगा अपने आप को यानी कि क्या कहते हैं उसको, स्टेब्लिश करने के लिए, संतुलित करने के लिए, यानी कि सेचुरेटेड होने के लिए अपने ही तत्व से रिएक्शन कर लेता है। तो नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो देखिए नाइट्रोजन की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? जैसे कि नाइट्रोजन का 6 हो गया, तो पहली कक्षा में 2 रखा, फिर दूसरी कक्षा में कितना रखेगा? 5 रखेगा। तो दूसरी कक्षा 5 रखेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन से ये क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो ये भी, यानी कि हर एक नाइट्रोजन को कितने, 72 कक्षा को पूरा करने के लिए हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका 5 है, तो अगर ये आपस में शेयर कर ले यहां से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एक तो देखिए ये 5 हुआ, 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये 3 को इसके साथ शेयर कर लेगा, तो 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा। तो जब दोनों नाइट्रोजन का पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये स्टेब्लिश्ड, या तो हम संतुष्ट कह सकते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन्होंने कितने आबंध बनाया? यानी कि कितने बॉन्ड बना रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर कर रहा था, तो ये क्या कर रहा था? द्विआबंध बना रहा था, या तो द्विसहसंयोजक बंध बना रहा था, या तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को बना रहा था ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बना रहा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बना रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में उपस्थित बंध की प्रकृति क्या है? तो 1 2 3 त्रिसहसंयोजक या तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, स्वरूप रखता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो ग्रेफाइट है ये भी हमारा क्या है, कार्बन का अपरूप है। डायमंड भी कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, और ये कार्बन नैनो ट्यूब भी है, ये भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट क्या पूछा गया क्वेश्चन कि जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप होता है, या तो शेप या तो आकार होता है, आकार होता है गुंबद जैसा। गुंबद जैसा दोस्तों, हम लोग गुंबद को देखा होगा कुछ इस प्रकार से, गुंबद जो कि बर्फ वगैरह में इग्लू वगैरह बनता है, वो क्या करता है, गुंबद क्या लाता है, इग्लू टाइप में। तो ये क्या होता है, गुंबद वगैरह होता है, गुंबद वगैरह होता है। तो जो गुंबद जैसा होता है या जियोडेसिक आकार का होता है, वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है कहलाते हैं, वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीन चीज की बातें करेंगे। पहला बात क्या करेंगे, एक एल्केन का, एल्केन। दूसरी बात क्या करेंगे, एल्कीन का। तीसरी बात क्या करेंगे, अल्काइन का। तीसरी बात अल्काइन का। तो ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। लास्ट में देखिए इसमें क्या है, लास्ट में ए एन ई है, और लास्ट में इसमें क्या है, ई एन ई है, और इसमें लास्ट में क्या है, वाई एन ई है, वाई ई, यानी कि वाई एन ई है, वाई एन ई है। तो देखिए दोस्तों, अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन को हम यहाँ पे हिंदी से लिख देते हैं एल्केन, और इसका लिखेंगे तो किस प्रकार से, एल्कीन, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, एल्काइन, एल्काइन। तो इस प्रकार से लिखाएगा हिंदी में। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, तो जब जब भी अल्केन होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस टू होता है, प्लस टू होता है। अगर अल्कीन की बात करें तो इसका क्या होता है, CnH2n होता है, इसका CnH2n होता है। यानी कि अगर इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद बताते हैं। फिर यहाँ पे अगर इसकी बात करें अल्काइन का, तो CnH2n माइनस टू होता है। क्या होता है, माइनस टू होता है। तो अल्काइन जिसमें ANE होगा उसमें प्लस टू होगा, और जिसमें ENE होगा उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसमें YNE होगा उसमें माइनस टू होगा, माइनस टू होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या दो हुआ तो हाइड्रोजन कितना होगा, दो गुने से दो अधिक होगा, यानी कि कितना होगा, दो दूना चार और दो छह, यानी कि दो दूना चार और दो छह। तो हाइड्रोजन क्या होगा, यानी कि कार्बन जितना होगा उसका हाइड्रोजन दो गुने से दो अधिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन के दो गुने के बराबर होगा, हाइड्रोजन के दो गुने के बराबर होगा, हाइड्रोजन के दो गुने के बराबर होगा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें दो गुने से कम होगा, जैसे कि C2, और दो दूना चार में चार जाएगा, यानी कि C2H2, C2H2। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो एक्चुअली होता है, ये इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसमें जो होता है डबल बॉन्ड बनता है, और इसमें जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त, असंतृप्त होता है। और ये भी क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन के, यानी कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध, यानी कि डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो डबल बॉन्ड वाला हमारा क्या है, असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में अल्केन एल्कीन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। और अगर देखिए दोस्तों अल्केन की बात करें तो अल्केन हमने देखा, और दूसरा क्या देखा हमने, अल्काइन, अल्कीन। तीसरा क्या देखा दोस्तों, एल्काइन। क्या देखा, अल्काइन। इसमें क्या, इसमें क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब देखिए दोस्तों, हमने कार्बन दो लिया था, तो कार्बन को हमने दो लिया।
अब हम क्या जानते हैं दोस्तों, कार्बन की जो बाह्यतम यानी कि टोटल कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर पहली कक्षा में 2 है तो दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे, 4। तो इसको ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन, अब देखिए दोस्तों हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसे क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन इसके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, कार्बन कितना है इसमें, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, C2H6। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n+2। तो ये क्या कहलाएगा, अल्काइन। और इसमें इसमें दोस्तों ये कितना कार्बन है, 2 है। तो एक कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इथेन। ये क्या कहलाएगा, इथेन। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इथेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इथेन। ये क्या कहलाएगा, इथेन। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड था, क्योंकि हाइड्रोजन दोस्तों कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्योंकि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो शेयर भी अगर हाइड्रोजन करेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन की बात कर दिया हमने। अब कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब बचा कितना इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक तो शेयर यानी कि 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया बाह्यतम कक्षा में। फिर 2 इधर, 2 इधर, 4 हो गया। यानी कि 2 और 2 4 4, यानी कि इसका भी ऑक्सीडेट पूरा, इसका भी ऑक्सीडेट पूरा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखिए कार्बन कितना है, 2 है। फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो ये C2H4 हो गया, C2H4 हो गया। तो ये क्या हो गया, इथीन। क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इथीन कहलाएगा। एल्कीन ग्रुप है तो इन लगेगा लास्ट में। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथीन। अब सेम दोस्तों कार्बन को हम क्या लेते हैं, डबल लेते हैं। लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। यानी कि 3 3 कार्बन को क्या कर चुका है, शेयरिंग कर चुका है आपस में। तो अब कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, खाली 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये लास्ट में क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो कार्बन कितना हुआ, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इथाइन। ये क्या कहलाएगा, इथाइन। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेचुरेटेड होगा, ये अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड यानी कि संतृप्त होगा, असंतृप्त, असंतृप्त। तो सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा क्या होगा, संतृप्त होगा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला हमेशा क्या होगा, असंतृप्त होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, इथीन के लिए संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो अभी हमने बताया दोस्तों इथीन के लिए, इथीन लास्ट में क्या है, EME। क्या है, EME यानी इथीन। इथीन तो C2H4, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हुआ, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन 2 किसमें है, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन इसमें 5 हो गया, तो ये नहीं हो सकता। एक कार्बन, 2 कार्बन। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों क्या ये हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 ठो इधर शेयर किया, तो ये 3 हाइड्रोजन को शेयरिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। देखिए 6 इसमें तो ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं इथीन का। जैसे कि ये बाह्यतम कक्षा में इसका 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में। दूसरे कार्बन का भी बाह्यतम कक्षा में कितने होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक्चुअली में ये 2 कार्बन को क्या करेगा, आपस में शेयर कर लेगा। और इसके एक हाइड्रोजन एक ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो ये कार्बन कितना हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड रहेगा इधर, CH2, CH2। अब इसको दोस्तों उल्टा पुल्टा के किसी भी तरह लिखो, बात एक ही होगा।
बात क्या होगा, एक ही होगा, इसका मतलब ही सेम होगा। इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिखो, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो इथेन यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इथिन मतलब हमने क्या मतलब दो कार्बन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मीथ हुआ एक कार्बन और ईथ हुआ तो दो कार्बन। अगर प्रोप हुआ, अगर प्रोप हुआ तो तीन कार्बन। अगर ब्यूट हुआ तो चार कार्बन। अगर पेंट हुआ या पेंटा, पेंट या तो पेंटा, तो ये पांच कार्बन। और छह अगर हुआ, छह अगर हुआ तो ये क्या होता है, हेक्सा होता है, या तो हेक्सा। हेक्सा मतलब छह, या तो हेक्स। या तो सात की बात करें दोस्तों तो सेप्ट या तो सेप्टा होगा सात। और आठ अगर हुआ तो ऑक्टा होता है, आठ। और नन डेक अगर बात करें, नन डेक तो नौ होता है। और डेक मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है। समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि कोई भी चीज अगर समान रूप से होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि आइसोटॉप्स पढ़ा। तो आइसोटॉप में हमने क्या देखा, कि आइसोटॉप में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, परमाणु संख्या माइनस का है। आइसो मतलब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब क्या होता है, एन होता है। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब एम होता है, मतलब कि एक ही प्रकार का चीज जो कि बना हुआ हो। तो समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, जैसे कार्बन की बात करें तो समान सूत्र है, जैसे कि सी एच टू हमने देखा। ये क्या हमारा दोस्तों, ये हमारा इथिन ग्रुप है। अगर इसी को अगर हम और अगर लिखें, तो समान ग्रुप के तत्व की बात करें, इथिन, ये क्या है, इथिन है। अगर हम यहाँ पे कार्बन को क्या करेंगे, तीन कार्बन ले लेते हैं, दो कार्बन हुआ यानी कि तीन कार्बन को ले लेंगे। और फिर एच, तीन दूना छः यानी कि छः, छः दो आठ, नहीं दो गुने से दो आधा, दो गुने के बराबर, यानी कि दो गुने के बराबर, तीन दूना छः। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये प्रोपीन हो जाएगा, ये प्रोपीन। फिर अगर C4 लिखें और H लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों सेम चीज को, अगर इसको हम, अगर इसी इथेन को फिर से सी एच टू करके इसी तरह कॉम्बाइन करते जाते हैं, तो ये हमारी क्या बन जाता है, आइसोमर कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोमर, यानी कि समान। आइसोमर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मोनोमर होता है एक, मोनोमर। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। फिर दूसरा मोनोमर होता है, क्या होता है, मोनोमर। मोनोमर, तो ये मोनोमर मोनोमर मिल करके क्या बनाता है, पॉलीमोन, क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीमर। तो जब भी एक 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 चीज मिल करके क्या बनाता है, समान चीज से, तो यानी कि वही पदार्थ बनेगा लेकिन बड़ा संख्या में बनेगा। जैसे कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन का इथिन इथिन मिल करके क्या बनाएगा, पॉलीथीन बनाएगा। तो इसी प्रकार ये क्या होता है, यौगिक व्यवस्था क्या था, समान होता है लेकिन भिन्न भिन्न। व्यवस्था क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है लेकिन यौगिक को समान सूत्र होता है। सूत्र सूत्र क्या होता है, समान होता है लेकिन यौगिक यानी कि व्यवस्था अलग अलग होता है। तो वो क्या कहलाता है, आइसोमर कहलाता है। आइसोमर कहलाता है। आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। एलोट्रॉप पर क्या समरूप की जैसा होता है। आइसोबार में संभावित ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़े होते हैं, द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड से, एक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि द्विआबंध, तो द्विआबंध का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा अल्केन का फॉर्मूला है, अल्किन सॉरी अल्किन का फॉर्मूला है। ये क्या है, अल्किन का फॉर्मूला है। तो अल्किन हमारा यानी कि अल्किन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अल्किन कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। अल्किन बी नंबर का ऑप्शन है, तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जो कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। एल्काइन में क्या होगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसमें डबल बॉन्ड बनाएगा, इसमें अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बंध क्या होता है दोस्तों, देखिए आयनिक बंध की बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम है,
तो सोडियम की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, या तो संयोजकता कितना है, 1 है। और क्लोरीन की बात करें तो इसकी संयोजकता कितना है, -1 है, क्योंकि ये एक एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो जब ट्रांसफर कर देगा तो ये क्या बना लेगा, NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आयनिक बंध होगा तो उसमें एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। 90% या 90 या 99% की बात करें दोस्तों, तो उसमें एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा आयनिक बंध में। आयनिक बंध में तो ये याद करने का एक ट्रिक भी कह सकते हैं। या तो दोस्तों कोवालेंट बॉन्ड की बात करें, कोवालेंट बॉन्ड या तो सहसंयोजक बंधन जिसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, दोनों का दोनों अधातु होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, आधातु ही होगा। दोनों आधातु होगा। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, हमारा H2O बनाता है। तो ये हमारा दोनों क्या आधातु है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, आधातुओं के बीच में ही होता है, दोनों आधातु के बीच में। तो ये भी याद रखिएगा। कार्यात्मक समूह COOH वाले कार्बनिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। देखिए, अगर अगर आर ओ यानी कि आर आने की क्या है दोस्तों, इसके जैसा यानी कार्बन वगैरह आगे लिंक होगा, कार्बन वगैरह या तो अन्यथा तो जुड़ा होगा। तो आर ओ एच होगा, तो ये क्या कहलाता है, एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। और अगर आर NH2 रहा तो वो एमाइन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एमाइन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एमाइन ग्रुप। और अगर ये आर है और ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और ये R2 है, आर है या तो R1 मान लेते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। कीटोन ग्रुप कहलाता है। और अगर एक क्या है, आर है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, आर कहने का मतलब दोस्तों कार्बन से लिंक जो भी होगा, कार्बन से के साथ लिंक जो भी होगा, तो और ये ऑक्सीजन के साथ हो, आर और एच और ऑक्सीजन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, और ये डबल बॉन्ड में हो, ये क्या, डबल बॉन्ड में हो, तो ये क्या बनाता है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। एल्डिहाइड या तो दोस्तों CHO, जिसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं CHO जो भी लिंक होगा तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। और जिसमें R हो और या तो COOH हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप कहलाता है। तो ये कुछ दोस्तों ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, RCOOH, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे C नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीनो के सामान्य सूत्र को पहचानें। एल्कीनो के सामान्य सूत्र। तो देखिए दोस्तों, हमने एल्कीन के सामान्य सूत्र के बारे में क्या पढ़ा था, 3 फॉर्मूला देखा कि अगर अल्केन है तो CnH2n+2 होगा, और अगर अल्कीन है तो CnH2n होगा, और अगर अल्काइन है तो CnH2n-2 होगा। तो ये 3 फॉर्मूला में से दोस्तों जो भी ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से तीनों फॉर्मूला में कौन सा है दोस्तों, तीनों फॉर्मूला में ये 6 हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 4n है, तो 2n एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी नंबर का। यानी कि ये क्या है दोस्तों, एल्कीनो में जो ग्रुप है वो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला दिया गया है, एल्कीन ग्रुप का। यौगिक CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि लास्ट में अगर CHO हो, CHO हो, लास्ट में अगर CHO हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम कार्बन को गिनेंगे। क्या करेंगे, कार्बन को गिनेंगे। तो कार्बन को गिनने के हमने क्या बताया था दोस्तों कि अगर एक कार्बन है तो मीथ होगा, अगर कार्बन एक है तो वो क्या कहलाता है, मीथ कहलाता है। अगर कार्बन 2 है तो वो क्या कहलाता है, ईथ कहलाता है। और अगर कार्बन 3 हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोप या तो प्रोपेन कहलाता है। अब देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है, अगर 4 कार्बन है तो क्या कहलाता है, ब्यूट कहलाता है।
लेकिन यहाँ पे अगर देखें दोस्तों कार्बन कितना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि प्रोप ग्रुप का होगा, क्या होगा, प्रोप ग्रुप का होगा। तो प्रोप ग्रुप की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा है, प्रोप ग्रुप। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे CHO भी है और HO भी है। तो यहाँ पे वो H ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है। वो क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप का होता है। लेकिन CHO ग्रुप का जो होता है वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। लेकिन एल्डिहाइड, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो CHO लास्ट में होना चाहिए। तो इसमें लेकिन क्या बोला है, प्रोपन एल्डिहाइड, यानी कि इसमें कार्बन कितना होना चाहिए, पहले इसके तीन ठो कार्बन होना चाहिए, इसके पहले तीन कार्बन और होना चाहिए, तब ये प्रोपेन हो जाएगा और ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये प्रोपेन और ये एल्डिहाइड। तो यहाँ पे तीन कार्बन, तो यहाँ पे तो टोटली तीन कार्बन है, तो ये दोस्तों नहीं हो सकता है। दो कार्बन तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि तीन कार्बन प्रोपेनल। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा ऑक्सीकारक है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकारक की बात करें तो जिसके द्वारा, दो चीज बात याद रखिएगा दोस्तों, एक क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से रिडक्शन, जिसकी वजह से दोस्तों रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो क्षारीय की बात करें या अम्लीकृत की बात करें तो यहाँ पे देखते हो ये गलत है थोड़ा सा, ये Cr2 होगा, Cr2O7, Cr2O7। तो ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, दोनों के दोनों दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे आगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सूर्य की अभिक्रिया अगर तेज हो तो हमेशा उसमें क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को कहा जाता है, को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं, जैसे कि एसिटिक, एसिटिक एसिड या अम्ल की बात करें, एसिटिक एसिड या अम्ल जो होता है हमारा दोस्तों, जनरली किस में पाया जाता है, जो नींबू का रस होता है या नींबू होता है, नींबू के रस में पाया जाता है, या तो नींबू का जो जूस वगैरह कह सकते हैं उसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, नींबू का रस में कौन सा पाया जाता है अम्ल, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर हम दोस्तों इस, अगर कोई पानी है, क्या है, पानी है, और इस पानी में हम क्या करते हैं, जो एसिटिक एसिड होता है उसमें कुछ मात्रा मिला देते हैं, पानी में क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का कुछ मात्रा मिला देते हैं। तो पानी में जब हम एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो वो क्या बनता है, सिरका बन जाता है। क्या बनता है, सिरका बन जाता है, सिरका, जिसे हम क्या कहते हैं, विनेगर। क्या कहते हैं, विनेगर। तो ये भी पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एसिटिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि पानी और एसिटिक एसिड से ही बना होता है सिरका। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एसिटिक, अगर पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को कहा जाता, घोल को कहा जाता है तो वो सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। चूना दोस्तों हम क्या जानते हैं, चूना, चूना का जो सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूना का, तो Ca वो होता है, और जो बुझा हुआ चूना होता है Ca वो H2 होता है। एल्कोहल तो दोस्तों मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, कई प्रकार का एल्कोहल होता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एस्टर को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो
क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों हमारा साबुनीकरण कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमें साबुन बनाना होता है तो देखिए साबुन की बात करें तो ये हमारा क्या है, CH3C_H5 ये हमारा क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके साथ अगर हम इसके साथ हम दोस्तों अगर एल्कोहल इसके साथ हम दोस्तों क्या करते हैं, किसी क्षार को किसी क्षार को क्षार के साथ यानी कि NaOH क्षार के साथ हमने क्या किया, अभिक्रिया कर दिया। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद C2H5.OH ये हमारा क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, इथेनॉल। इसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल। और इसी को दोस्तों मदिरा पान करता है लोग। और इसके साथ ही साथ क्या बनता है, CH3C_OONA। और ये हमारा दोस्तों एक साबुन के रूप में प्राप्त होता है। क्या कहता है, साबुन के रूप में प्राप्त होता है। साबुन क्या कहते हैं इसको, साबुन हम कह सकते हैं या तो सॉप। तो ये हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि इससे साबुन बनता है और एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए दोस्तों, अगर जल की बात करें, देखिए दोस्तों हम जल की बात करें तो जल में क्या होता है, जब हम देखिए दोस्तों, अगर हम जनरली पानी से अगर कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा साफ नहीं होता है। कपड़ा अगर हम पानी में जनरली धोते हैं तो कपड़ा साफ नहीं होता है, कपड़ा साफ नहीं होता है। उसके साथ जब हम पानी के साथ पानी के साथ हम डिटर्जेंट मिला देते हैं, क्या करते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, तब कपड़ा क्या होता है, अच्छे से साफ होता है, कपड़ा तब साफ होता है। तो ये क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, पानी जो हमारा होता है बिना डिटर्जेंट का वो हार्ड वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। या तो जिसको क्या कहते हैं, मतलब अस्थाई कठोरता, यानी कि वो कठोर कठोर जल उसको कहते हैं, अस्थाई कठोरता। या तो कठोर जल हम कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे, कठोर जल। कठोर जल। तो इस कठोर जल में दोस्तों क्या पाया जाता है, कठोर जल या अस्थाई कठोरता की बात करें, क्या पाया जाता है उसमें, क्या पाया जाता है? तो उसमें दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी में क्या होता है, अस्थायी कठोरता बना रहता है। और इस अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का। एक साबुन के अणु में डैश होते हैं, डैश होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक साबुन के अणु में बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, साबुन हो गया। तो साबुन से जो झाग निकलता है, तो झाग निकलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक थोड़ा सा ऊपर पार्ट क्या होता है, एक डार्क पार्ट हो जाता है। क्या होता है, एक डार्क पार्ट हो जाता है। तो जो डार्क पार्ट होता है वो जलरागी सीरा कहलाता है। क्या कहलाता है, जलरागी सीरा कहलाता है, जलरागी सीरा कहलाता है। और दूसरा जो पीछे वाला होता है वो जल विरागी कहलाता है। क्या कहलाता है, जल विरागी सीरा कहलाता है, जल विरागी सीरा कहलाता है। जलरागी जलरागी सीरा या तो जल विरागी, यहाँ पे दोस्तों जल विरागी पूंछ कह सकते हैं, जल विरागी सीरा तो जलरागी पूंछ, इसको क्या बोलते हैं, जल विरागी पूंछ कहते हैं। ऊपर वाले को जलरागी सीरा, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शीर्ष भी कह सकते हैं, जलरागी शीर्ष, या तो जल विरागी पूंछ, जल विरागी पूंछ। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या होता है, जलरागी सीरा होता है या शीर्ष होता है, और जल विरागी। तो जलरागी शीर्ष, जल विरागी पूंछ, पहला क्या होगा, सही हो जाएगा लगता है, जलरागी शीर्ष और जलरागी पीछ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जलरागी हो गया, जलरागी जल विरागी होता है एक, जल विरागी। तो जल विरागी शीर्ष नहीं होता है, जल विरागी शीर्ष नहीं होता है, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IUPAC के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्येक क्या है, के लिए क्या है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो, तो देखिए दोस्तों OH ग्रुप का जो होता है, जो OH ग्रुप का होता है,
तो वो एच ग्रुप क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल्स का ग्रुप का होता है। क्या होता है? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप्स का होता है ओ एच ग्रुप। तो यहाँ पे ओ एल एस लास्ट में क्या आ रहा है? ओ एल एस। तो एल्कोहल्स आने की दोस्तों ए नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या दोस्तों? ई एन ई किस में आता है? अल्केन में आता है। अल्कीन में, इसमें क्या आता है? अल्कीन ग्रुप का है। और वो एन ई यानी कि ये किसका ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। और ये अल्केन्स ग्रुप का है। जो ए एन ई है तो ये अल्केन्स ग्रुप का हो जाएगा। अब वो दोस्तों ये जो हमारे कार्बन और उसके कंपाउंड से यौगिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट भी लगभग लगभग कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या लाभदायक हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।